जो इस समय दुनिया भर में हो रहा है, देश में, समाज में, उसमें जो बात में हिंसा है, जो हमने पहले आक्रामकता है, जिस तरह की राजनीति, जिस तरह का माहौल बना हुआ है देश में, तो उससे वो चिंतित भी थे। संस्कृति, कला और लिटरेचर के डेवलपमेंट के लिए शासक जो ऑथर्स होते थे या जो राइटर्स या जो फिलोसफर्स, चिंतक होते थे, उनको भी बंदी बनाकर ले जाया करते थे। क्योंकि आप एरिया जीत सकते हैं लेकिन लोगों का मन नहीं जीत सकते ना राज्य के माध्यम से। प्रति समय का इसमें एक कल्पना है कि एक समय है, एक प्रति समय है। व्यक्ति का जीवन तो छोटा होता है, आता है, खत्म हो जाता है, लेकिन प्रति समय जो विचार का समय है वो जीवित रहता है। उसको आप किसी काल से दूसरे काल में ले आ सकते हैं, जी सकते हैं, समझ सकते हैं। और चीन में काफ़ी बड़ी संख्या में ऐसे लोग उपस्थित थे मौजूद जो बुद्ध धर्म के अनुयायी हो चुके थे। धीरे धीरे डेवलपमेंट हो रहा है दुनिया में। जबकि जब हम इस तरह की चीज़ें पढ़ते हैं, इस तरह की पर्सनालिटीज़ के बारे में सुनते हैं, तो लगता है कि नहीं यार, ऐसी पर्सनालिटीज़ आज तो रेयर हैं। अब वो कश्मीर से कूचा कैसे पहुँचे ये भी नहीं पता है। 17 साल बंदी के रूप में उन्होंने बिताए, वहीं उन्होंने चीनी भाषा में महारत हासिल की। एक साधारण गृहस्थ का जीवन जीते हुए, दैनिक जीवन के साधारण जीवन का सुख का आनंद लेते हुए कैसे उन्होंने बुद्ध के विचारों को, बुद्ध के विचारों के मर्म को पकड़ा है, उसको अपने जीवन में समझा है और उसका चीनी भाषा में अनुवाद किया है। तो आपकी जिम्मेदारी अपने लिए नहीं है, समाज के लिए भी है। सबका दुख आपका दुख है, सबके लिए काम करें आप। तो मेरे भीतर जब भी करुणा का उदय होता है, प्रेम का उदय होता है, तो वो प्रेम और करुणा विश्वव्यापी करुणा है, उसका हिस्सा है वो। आज के ज़माने में बुद्ध का और कुमारजीव का किस तरह से इन्होंने कंटेम्प्रेरी टाइम्स के साथ रिलेशन इस्टेब्लिश किया? इस सारे संक्रमण और बदलाव के भी की सतह के नीचे ऐसा कुछ है जो शाश्वत, न ये रुकती है, न ठहरी है, न बुझती है कभी, नूर की बूंद है, सदियों से बहा करती है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू कारवां सराय। स्विच टॉक की कारवां सराय सीरीज़ में आज पहला एपिसोड हम लोग कर रहे हैं और डॉक्टर भूपेंद्र सिंह सर के साथ, जो फॉर्मर डीजीपी भी हैं, आरपीएससी चेयरमैन भी रहे आप, और आप एमबीबीएस भी कर चुके हैं। इतनी वर्सेटाइल पर्सनालिटी है सर की, और उसके साथ साथ सर को रीडिंग का बड़ा ज़बरदस्त शौक़ है और सर की जो नॉलेज है उससे काफ़ी कुछ सीखने का हम प्रयास करेंगे। तो आज पहले एपिसोड में कारवां सराय में हम बात करेंगे, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बुक है, कुमारजीव। कुमारजीव एक बुद्धिस्ट फिलोसोफर रहे हैं जिन्होंने बुद्धिस्ट लिटरेचर में बहुत ज़बरदस्त कंट्रीब्यूशन किया है, और उन पर ये जो बुक है जिस पे हम चर्चा कर रहे हैं, वो बुक लिखी है कुंवर नारायण ने। कुंवर नारायण अपने आप में एक ज़बरदस्त पोएट और ऑथर रहे, उनको कई अवार्ड्स भी मिले, और उन्होंने जिस तरह से ये बुक लिखी है, ये कविता के फॉर्म में ये किताब है जिसमें वो कुमारजीव की जर्नी के बारे में बात कर रहे हैं, बुद्धिज़्म के बारे में बात कर रहे हैं। और इस बुक पे जब हम चर्चा करेंगे सर के साथ, तो आई एम श्योर बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। थैंक यू सो मच सर, आपका एक बार स्वागत है। पहले एपिसोड में आज हम बात करेंगे इस बुक पर। तो सबसे पहले सर शुरू करते हैं कि कुंवर नारायण ने कुमारजीव को क्यों चुना होगा, कि उन्होंने मेरे ख्याल से 10-12 करीब उनके बुक्स हैं, कुछ पोइट्री भी है, कुछ इंटरव्यूज़ भी हैं और कुछ कहानियाँ भी हैं। तो उन्होंने अगर कुमारजीव को चुना तो उसका क्या रीज़न रहा होगा? देखिए, अब विस्तार से तो इसको समझा पाना ज़रा मुश्किल है, लेकिन जो मुझे लगता है, इसकी पुस्तक की भूमिका आप पढ़ेंगे तो उससे आप ये तय नहीं कर सकते कि लिखने के पीछे कोई लेखक करता भी नहीं है कि उनका उद्देश्य क्या है। ऐसा एक्सप्लिसिटली उन्होंने कहीं नहीं कहा है कि क्यों उन्होंने कुमारजीव का चयन किया है। आप अनुमान लगा सकते हैं। कवि तो हैं ही, कवि के साथ आप देखेंगे चिंतक भी हैं। तो उन्होंने एक तो अपने इस समय को, अपने समय के माहौल को और उसमें विचार का महत्व क्या है, उसको भी इसमें अपनी रचना में शामिल किया है, लिया है इसमें कुमारजीव के बहाने से। हम इसका कुमारजीव की बजाय कुमारजीव के बहाने भी कह सकते हैं, कुमारजीव के हवाले भी कह सकते हैं। तो वो हम आगे देखेंगे कैसे, किस तरह वो इसके बारे में आगे अपने थीम्स को, आगे अपने विचार को विकसित करते हैं। बहुत ही शानदार रचना है। 2015 के आसपास की लिखी रचना है ये, और 2017 में तो शायद उनका स्वर्गवासी हो गया है, तो उनकी अंतिम रचना है। कमाल की चीज़ है सर। और कुमारजीव के बारे में मैं पढ़ रहा था तो मुझे पता चला कि उन्होंने
कितना ज़बरदस्त कंट्रीब्यूशन दिया है बुद्धिस्ट लिटरेचर और फिलॉसफी में। तो जब उनको उनकी शुरुआती दिनों की अगर बात करें तो कुची या कूचा जो जगह का नाम है वहाँ से वो आते हैं और कश्मीर वो पढ़ने के लिए आए थे। और उसके बाद जब वापस चले गए वो अपने देश और चीन का आक्रमण हुआ, चीन ने उस देश को कब्ज़े में ले लिया और उसके बाद चीन वहाँ से उनको भी बंदी बनाकर ले जाया गया चीन में। तो ये जो एक सिस्टम था ये बड़ा इंटरेस्टिंग मुझे लगा कि किस तरह से सिर्फ लूट में युद्ध जीतने के बाद सिर्फ धन या जो ज्वेलरी या उस तरह की चीज़ें ना ले जाकर साथ में संस्कृति, कला और लिटरेचर के डेवलपमेंट के लिए शासक जो ऑथर्स होते थे या जो राइटर्स या जो फिलोसफर्स, चिंतक होते थे, उनको भी बंदी बनाकर ले जाया करते थे। ये बड़ा इंटरेस्टिंग एक्चुअली विषय है। देखिए आप एक तो इसको संदर्भ देखें, वो कालखंड क्या है, वो समय क्या है जिस समय सब घटनाक्रम हो रहा है। ये 4वीं सदी का, 5वीं सदी का विश्व है। चाहे चीन है या फारस है या रोम है या भारत है, वो दौर अस्थिरता का दौर है। सभी जगह स्थापित साम्राज्य जा चुके हैं या जा रहे हैं। तो ऐसे समय में क्या होता है, आमतौर पर सभी तरह तरह के लोग अपने लिए पावर के लिए जॉसलिंग करते हैं, प्रयास करते हैं। छोटे छोटे राजा कह लीजिए या योद्धा कह लीजिए, अपना अपना राज्य बनाते हैं, राज्य का विस्तार करते हैं और वो कोशिश करते हैं कि अपना साम्राज्य विकसित करें बड़ा। तो ऐसे हर व्यक्ति को, हमारे यहाँ भी हुआ, राजपूत युग में देखें, मराठा युग में देखें, मुग़ल काल में भी देखें, तो हर राजा चाहता है, हर शासक चाहता है कि उसके दरबार में या उसके साथ ऐसे दार्शनिक कह लीजिए, लेखक कहिए, कवि कहिए, जो उसको, उसके राज्य को वैधता दें, एक लेजिटिमेसी भी दें। क्योंकि आप एरिया जीत सकते हैं लेकिन लोगों का मन नहीं जीत सकते ना राज्य के माध्यम से। आप अपनी वैधता को लोगों तक कैसे पहुंचाएंगे? आज तुम चुनाव जीत कर लेजिटिमेसी हासिल करते हैं अपने, पर एक राजा ने एक कब्ज़ा कर लिया, एक एरिया को बना लिया, पर उस लोगों के मन में कैसे पहुंचेगा वो? तो उसके लिए उसको लेखक चाहिए होते हैं, विचारक चाहिए होते हैं। तो एक ट्रॉफी की तरह होड़ मस्ती थी वहाँ कि भाई हम भी अपने, तो ये सब अकेला वहीं का कोई अनोखी बात नहीं थी, चीन की लगभग सभी जगह हो रहा था, होता था ये। तो कुमार जी भी संयोग से उस काल में पैदा हुए, उस जगह पर पैदा हुए। अभी ये जो उनका स्थान है कूछा जिसे कहते हैं या कूची भी कहते हैं कई लोग, ये तारिम घाटी में है, तारिम बेसिन में है, जो चीन के मुख्य लैंडमास का हिस्सा नहीं है। शिनजियांग अब तो चीन का हिस्सा है, लेकिन उस ज़माने में ये एक अलग पश्चिमी सीमा के बाहर था उनके, चीन की। ये अलग नेशन स्टेट था। नेशन स्टेट तो नहीं था, नेशन स्टेट का ज़माना भी नहीं था वो। हाँ, अलग अलग राज्य थे, राजा थे। तो ये जो, चूँकि एरिया ऐसा, भौगोलिक स्थितियाँ इसकी ऐसी कि एक राज्य बना पाना संभव नहीं था उस समय में। बहुत बड़ा रेगिस्तान है ताकला मकान, वो ऐसी उसमें स्थिति नहीं बड़ी सेना को सपोर्ट कर सके, बड़े सैनिक मूवमेंट को सपोर्ट कर सके, मार्च को। ट्रांसपोर्टेशन नहीं है, आप सेना को लेके भी जाएंगे तो खाने पीने कुछ नहीं है, आप घोड़े जा सकते हैं, हाथी नहीं जा सकते हैं, कैसे जीतेंगे आप? तो ये नगर हैं, छोटे छोटे ओएसिस हैं, जो मरुद्यान हैं, उनके अपने अपने नगर राजा हैं। एक शहर है, जैसे एथेंस आप ग्रीस में ले लीजिए ना, तो ऐसे एक शहर और शहर का ही राज्य है। तो ऐसे एक चेन है शहरों की पूरी घाटी में, तारिम बेस में। तो उसमें से एक कूछा भी है। कूछा वहाँ का सबसे महत्वपूर्ण राज्य है। तो इसमें अब हम अगर कुंवर नारायण की बात करें तो इन्होंने किस तरह से कुमार जीव की जर्नी को इस बुक में दिखाया है सर? जैसे हमने शुरू में बात की कि वो अपने समय का चिंतन कर रहे हैं कुमार जी, ये कुंवर नारायण जी। प्रति समय का इसमें एक कल्पना है कि एक समय है, एक प्रति समय है। प्रति समय विचार का समय, व्यक्ति का जीवन तो छोटा होता है, आता है खत्म हो जाता है, लेकिन प्रति समय जो विचार का समय है वो जीवित रहता है। उसको आप किसी काल से दूसरे काल में ले आ सकते हैं, जी सकते हैं, समझ सकते हैं। तो ये शुरुआत इस बात से करते हैं कि जैसे बुद्ध को कुमार जी अपने काल में ले आए, तथागत को, क्या हम तथागत के साथ और कुमार जी के साथ अपने समय में यात्रा कर सकते हैं? तो उससे शुरू करते हैं, तो फिर वहाँ से आगे अपनी बात को विकसित करते हैं वो। तो इसके कुछ जो कविता मैं पढ़ रहा था तो मुझे ये भी लगा कि
कुंवर नारायण का ये भी प्रयास है, इसमें बड़ा फिलोसॉफिकल स्टाइल रहा है उनका लिखने का। तो क्या इसको समझने में, जैसे जनरली होता ही है, हर बुक के साथ होता है कि हर रीडर का एक अलग दुनिया बनती है उस बुक को रीड करने पे, डिपेंडिंग अपॉन उनका क्या परसेप्शन है। तो आपको क्या लगा इस कविता को पढ़कर कि कुंवर नारायण ने कुमार जीव को किस तरह से पोर्ट्रे किया और क्या कंट्रीब्यूशन रहा कि उसके बारे में, स्पेशली फिलोसॉफिकल एस्पेक्ट के बारे में? नहीं, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है। एक्चुअली मैंने 3 स्तर कहे आपको, बुद्ध कहा, कुमार जीव कहा और कुंवर नारायण का। एक्चुअली चौथा स्तर हम है। तो एक रचना को जब हम पढ़ते हैं तो अंततः तो हम भी तो कुंवर नारायण के समय के उनकी रचना को अपने जीवन के अनुभव में या अपने समय में ला रहे हैं, चिंतन कर रहे हैं। तो संस्कृत साहित्य का जो जीवन दृष्टि है, जीवन दर्शन है और यहाँ का जो शब्दावली है, उसका उन्हें संतोषजनक रूप से अनुवाद चीनी भाषा में लगा नहीं, वहाँ के चिंतकों को, विचारकों को। तो इसकी आवश्यकता महसूस हुई कि एक ऑथेंटिक ऐसा अनुवाद जो वहाँ के लोग समझ सकें और उसका मर्म पकड़ सकें, तो वो नहीं हो पाया था। तो कुमार जीव का कंट्रीब्यूशन जो मानते यही मानते हैं कि कुमार जीव ने सिर्फ अनुवाद नहीं किया है, उन्होंने, और ये उनके अनुवाद की विशेषता भी है, और आज अनुवाद शास्त्र पर आज भी जब बात होती है कि एक अनुवादक को क्या करना चाहिए, उसके भाषा को शब्दशः रूपांतरित करना है या मर्म को जानकर उसके विषय वस्तु के और उसको नई भाषा में, अपनी शब्दावली में, नई भाषा की शब्दावली में उसको लेकर आना है। तो उनका दर्शन उस समय यही है कि शब्द महत्व नहीं रखते इतना एक्चुअली, कि आप शब्द से अनुवाद करेंगे तो गड़बड़ा जाएंगे आप, क्योंकि वो कॉन्सेप्ट आपको नहीं मिलेंगे जो संस्कृत के कॉन्सेप्ट है, यूँ के आपको चीनी भाषा में नहीं मिलेंगे। पहले जो विचार कर रहे थे कि संस्कृत के शब्दों को ला के ताओ के विचारों के रूप में चीनी भाषा में ला के ट्रांसलेट कर रहे थे, सेटिस्फैक्ट्री नहीं थे। तो बड़ा इसमें इन्होंने जो यूज़ किया है कुंवर नारायण ने, वो कहते हैं उन्होंने जो अनुवाद किया तो उनका था कि उसके पीछे कि मैं बुद्ध के विचारों को या बौद्ध दर्शन जो विचार हैं उनके लिए चीनी भाषा में अतिथि गृह नहीं बना रहा हूँ, उनका अपना घर बना रहा हूँ, है ना। वो विचार आए तो ऐसे आए कि ये उनका घर बन जाए, मूल जो ग्रंथ है उसकी प्रामाणिकता बनी रहे, लेकिन रचनात्मकता ऐसी हो कि कवित्व या कविता उसमें जो चीनी भाषा की है वो आ जाए उसमें, ताकि लोगों तक संप्रेषणीयता बने, लोगों को मूव कर सके विचारों। तो इसीलिए उनका अनुवाद इतना सरस बना और आज तक भी इस्तेमाल हो रहा है, इतने साल बाद भी, लगभग 2000 साल हो गए, तो 1500 साल, लेकिन हाँ, तो इतने समय के बाद भी आज तक प्रामाणिक है, आज तक भी लोग पढ़ते हैं उसको। उसका विकास हुआ है ज़रूर उसके बाद में, लेकिन आज भी समझ में आते हैं, लोग पढ़ते हैं आज भी। कितनी फैसिनेटिंग जर्नी रही होगी सर कि उनको एज बंदी कुमार जीव को चाइना में ले जाया गया, और वहाँ जब वहाँ के शासक को पता चला तो उन्होंने ससम्मान उन्हें बुलाया, और उनको चाइनीज़ लैंग्वेज का भी ज्ञान था। ऐसा भी एक राजेंद्र कृष्ण की किताब है कुमार जीव के बारे में, उसमें मैंने पढ़ा कि उनको पाली आती थी, संस्कृत आती थी, कुचा की जो लोकल लैंग्वेज है वो भी आती थी, और साथ में चाइनीज़ भी आती थी। मतलब उस टाइम पे जो हम जनरली ये सोचते हैं कि, मतलब ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट मेरे दिमाग में चल रहा है कुछ दिनों से, कि हम ये मान के चलते हैं कि धीरे धीरे डेवलपमेंट हो रहा है दुनिया में, जबकि जब हम इस तरह की चीज़ें पढ़ते हैं, इस तरह की पर्सनालिटीज़ के बारे में सुनते हैं, तो लगता है कि नहीं यार, ऐसी पर्सनालिटीज़ आज तो रेयर हैं। उस ज़माने में इन्होंने क्या जर्नी इनकी रही है कि कुमार जीव को जब बंदी बना के ले गए, और उसके बाद जब वहाँ के राजा को पता चला, उन्होंने ससम्मान उन्हें अपने दरबार में बुलाया और उनसे आग्रह किया कि आप जो बुद्धिस्ट लिटरेचर है उसको ट्रांसलेट करवाएं चाइनीज़ में। तो उन्होंने करीब 108 ग्रंथ, 800 चाइनीज़ जो राइटर्स थे उनके साथ मिलकर ट्रांसलेशन का ये काम किया। तो ये कितनी एक तरह से देखा जाए तो थिंकर्स के हिसाब से या फिलॉसफी या लिटरेचर के हिसाब से कितना ज़बरदस्त काम रहा। तो कुमार जी का जन्म समझते कुछा में हुआ। कुछा कश्मीर से बहुत दूर है। कश्मीर के बाद आप जाएंगे, हमारा हिंदू कुश पर्वत है, उसके बाद
आप पामीर पठार हैं, पामीर के बाद आप जब तकला मकान या तारिम घाटी में जाएंगे तो इतना आसान मार्ग नहीं है वो। तो कुमार जी के जो पिता हैं कुमारायण ऐसा कहा, तो उनके पिता कश्मीर के थे, कुमारायण उनका नाम था। अच्छा, वो कश्मीर से थे? हाँ, कश्मीर से थे। अच्छा। अब वो कश्मीर से कूचा कैसे पहुँचे अभी भी नहीं पता है। कहा यह जाता है कि वो कश्मीर के राज परिवार से थे और कूचा के जो राजा थे उनके परिवार की किसी संभवतः उनकी बहन, राजा की बहन से उनका विवाह हुआ जिसका नाम जीवा था। तो ये कुमारायण और वो जीवा, तो कुमार और जीव, पिता और माँ के नाम से मिलकर नाम पड़ा कुमार जीव। तो अब बौद्ध साहित्य में जो बात कही जाती है कुछ ऐसा आती है कि वो कुमारायण राज्य करने में, राज कार्य में रुचि नहीं रखते थे, तो अपना राज्य का यहाँ पर जो उनका काम था राजकाज का छोड़ के, अपना हिस्सा छोड़ के चले गए। उन्होंने कहा मुझे ये नहीं चाहिए, और वो जाकर सर्वस्तिवादी थे, बौद्ध धर्म के फॉलोअर थे, वो घूमते घामते कूचा पहुँच गए। फिर लेकिन वो कोई भी कारण रहे कूचा पहुँच गए, वहाँ पहुँच के उनका विवाह हुआ। अब बौद्ध साहित्य में फिर ये कहा जाता है कि वो विवाह करने में इच्छुक नहीं थे, पर उनको आदेश हुआ कूचा के राजा का कि नहीं, हमारी बहन से विवाह कीजिए आप, और हम चाहते हैं आपकी संतति हो और ऐसी हो जो नाम करे। तो उन्होंने विवाह किया जीवा से। विवाह के बाद कुमार जीव उत्पन्न पैदा हुए। उसके बाद कुछ सालों बाद इनकी जो माँ है जीवा, उन्होंने श्रमण धर्म स्वीकार करके बौद्ध धर्म में दीक्षित होकर उन्होंने संन्यास ले लिया। वो खुद भिक्षुणी बन गई। तो उस ज़माने में इन सारे जो जितने भी है तारिम घाटी और उसके आसपास जो भी क्षेत्र हैं, सब में छोटे छोटे राज्य, सबके अंदर बौद्ध मठ बन गए थे, संघ बन गए थे, भिक्षुणियाँ भी थी, भिक्षु भी थे, स्त्री पुरुष सभी थे उनमें। तो वो उसमें चली गई, एक मठ में गई, वहीं उनका लालन पालन हुआ। 7 साल के हुए तो तब उनको उनकी माँ को सूझा कि उन्हें वापस कश्मीर लेकर संस्कृत का अध्ययन कराया जाए। अब कुछ सोर्स कहते हैं कि उनके पिता उनके जन्म के बाद कश्मीर आ गए थे, तो माँ कश्मीर उनके पिता के पास लाई। कुछ कहते हैं कि नहीं, वो पिता तो वहीं देहांत हो गया था, माँ संस्कृत की शिक्षा के लिए लाई। बट जो भी हो, माँ उनकी लेकर आई यहाँ तक, कश्मीर तक। वहाँ उन्हें संस्कृत भाषा में दीक्षित किया, पढ़ाया। साथ ही साथ वहाँ उनको, चूँकि वहाँ सर्वस्तिवाद का प्रचलन था, तो सर्वस्तिवादी दर्शन में भी वो पारंगत हुए। फिर वहाँ से वो लौटे कूचा, बट लौटते समय जो मार्ग पड़ता है वाया काशगढ़ जाते हैं, जो काशगढ़ एक बीच में जगह पड़ती है। तो काशगढ़ में उनको आचार्य सोमदेव नाम के एक विद्वान मिले जो महायानी थे, नागार्जुन के विचारों को मानते थे। तो उनसे इतने प्रभावित हुए कुमार जी के, उनके पास रुक गए, साल भर वहाँ रुके वो, और महायान का अध्ययन किया। वहाँ से फिर वो कूचा आए और महायान में वो अनुयायी हो गए, महायान के सर्वस्तिवाद की जगह। तो लेकिन तब तक उनकी धाक, उनकी टैलेंट का जो प्रसिद्धि थी, जगह जगह पहुँच गई, चीन तक भी गई। चीन के तत्काल शासक थे उस समय के, जो चांगान में जो थे शासक उनके, तो उन्होंने अपने सेनापति को कहा कि भाई हमें ऐसे विद्वान की आवश्यकता है, जाइए उनको लेकर आइए। तो अगर वैसे नहीं आए तो सैन्य बल से लाइए। तो सेनापति आए, कूचा तक आए, फिर लड़ाई हुई, युद्ध हुआ। युद्ध में वो जीत के इनको एक दास बना के दास की तरह ले गए। लेकिन वो चांगान तक पहुँचे नहीं, उसके बीच रास्ते में पहुँचे तो उनको पता चला कि राजा की तो मृत्यु हो गई है। अच्छा। और वहाँ को दूसरा शासक आ गया है। तो वो रास्ते में रुक गए और वहीं उन्होंने अपना अभी जो डनहुआन एक जगह है चीन में, वहाँ उसके पास एक जगह, वहाँ पर उन्होंने अपना राज्य, स्वतंत्र राज्य बना लिया। सेनापति ने खुद, वो राजा हो गए। और उन्होंने कुमार जी को अपना अपने वहीं प्रिजनर बंदी बना के रखा वहाँ पर। वो खुद तो बहुत से ज़्यादा प्रभावित थे नहीं जो सेनापति थे। तो वो 17 साल बंदी के रूप में उन्होंने बिताए कुमार जी ने। और 17 वर्ष बाद चांगान का पुराना जो राज्य थे, उनके बेटे का राज्य फिर आ गया, उनके पुत्र का राज्य आ गया। उन्होंने कहा अब कुमार जी को लाते हैं। तो उन्होंने फिर कुमार जी के लिए सेना भेजी और वो कुमार जी को ससम्मान वहाँ लेकर गए चांगान में। चांगान में ले आकर उनको उनके जीवन के अंतिम 13 वर्ष फिर वहाँ चांगान में गुजरे। वहाँ उनको उनका एक बौद्ध ग्रंथों के अनुवाद का उनको जिम्मा दिया गया। उनके लिए एक विशेष मठ बनाया गया। वहाँ बैठकर उन्होंने भारत से और कश्मीर से विद्वान बुलाए, वहाँ ग्रंथों का अनुवाद किया। 300 के आसपास ग्रंथ उन्होंने अनुवाद किया। कमाल जर्नी। और ऐसी इनकी यात्रा रही। तो अब 13 साल और 17 साल, 30 साल उनके चीन में गुजरे। ज़बरदस्त। तो संभवतः चीनी भाषा उन्होंने जब उनके बंदी गृह में थे,
17 साल, वहीं उन्होंने चीनी भाषा में। सर कुंवर नारायण ने जो लिखा है अब इसमें, क्योंकि वो महायान के एक बड़े प्रचारक तो नहीं, बट महायान को चीन में पॉपुलर करने का काफ़ी श्रेय भी कुमार जीव को दिया जाता है। तो इस चीज़ को जो कुंवर नारायण हैं उन्होंने अपनी किताब में क्या फ़िलॉसफीज़ के बारे में, बुद्धिज़्म की कौन सी फ़िलॉसफीज़ के बारे में ज़्यादा बात की है? हाँ, देखिए मोटे तौर पर देखें तो वैसे तो हीनयान महायान का जो विभाजन है थोड़ा आर्बिट्ररी सा है। कभी लोग अपने आप को उस काल में हीनयानी महायानी नहीं बोलते होंगे, वो बाद के आरोपित हैं। बुद्ध के समय उनकी तत्काल बात तो ऐसे विभाजन था नहीं। लेकिन ये जरूर कि जिसे हम हीनयान अभी कहते हैं उसमें मूलतः अपने मोक्ष की बात है, अपने माइंड पर, अपने मन पर काम करने की बात है, अपनी मुक्ति के लिए प्रयास करना है। महायान जो विचारधारा ब्रॉडली मोटे तौर पर ये कहती है कि नहीं, अपनी मुक्ति से कुछ नहीं होता। आप बड़े समाज का हिस्सा हैं तो आपकी जिम्मेदारी अपने लिए नहीं है, समाज के लिए भी है। सबका दुख आपका दुख है, सबके लिए काम करें आप। तो करुणा पर बल आया ज़्यादा, शून्यता और करुणा दोष के स्तंभ बन गए। बुद्ध के विचार मूलतः ये कि शून्यता का अनुभव जब महसूस करते हैं, मेडिटेट करते हैं, चिंतन करते हैं, पाते हैं कि जीवन सब कुछ अस्थायी है, कुछ भी सब क्षणिक है, अस्थायी है, निरंतर प्रवाह में है। न जगत स्थायी है, न आत्मा परमानेंट है कुछ, न परमानेंट स्व है कुछ। ये हमारा फिक्शन है, बनाई हुई कथा है ये। और हम अपने को दुख सुख जो है दिमाग में ही है सारे। अगर उससे मुक्त कर लेंगे तो मुक्त हो जाएंगे। लेकिन महायान के विचारक एक कदम आगे जाते हैं, कहते हैं कि नहीं, मेरे साथी का, पड़ोसी का, दूसरे व्यक्ति का दुख भी तो मेरा ही दुख है। तो वो दुखी है, मैं कैसे सुखी हो सकता हूँ? हमने पिछली बार बात की जैसे कि हम एक नेटवर्क का भाग है, तो हमें सबके लिए प्रयास करना है ना। तो इसमें ये कहते हैं कि लघु करुणा जो हमारे भीतर जितने भाव हैं, सुख के दुख के, तो एक व्यापक भाव जगत का हिस्सा ही तो है। वो सारा मानवता साझ है उसका हमारा। तो एक व्यक्ति की करुणा एक महाकरुणा का एक छोटा अंश है। तो मेरे भीतर जब भी करुणा का उदय होता है, प्रेम का उदय होता है, तो वो प्रेम और करुणा विश्वव्यापी करुणा है, उसका हिस्सा है वो, है ना। तो मैं जब अपने जगत, अपनी लाइफ में उसको रियलाइज़ करता हूँ, मेरे मन में बीज फूटता है प्रेम का, करुणा का, तो मैं अपने आप स्वतः औरों से, तब मैं अपने सीमाओं से परे चला जाता हूँ, व्यापक जगत का हिस्सा बन जाता हूँ। यही मुक्ति है। लघुता से विस्तार में चला गया तो मेरी मुक्ति है ये। तो महायान का कुल मिला के विचार इतना ही है। तो सर ये कुंवर नारायण जो कवि हैं हुए, इनके क्योंकि बुक रीडिंग सेशन भी अपन प्लान कर रहे हैं, सो वो तो जब होगा तब होगा। थोड़ा सा बुक रीडिंग अभी भी कर लें, अगर इसमें कुछ ख़ास इसके कुमार जीव में या कोई कुंवर नारायण की और पंक्तियाँ आप जो बात हो रही थी हमारी कि बड़ी आपको अच्छी लगती हैं, वो अगर आप पढ़ दें तो। देखिए, एक कविता से मैं शुरू करता हूँ। इनकी जो कुंवर नारायण की कविता है मुझे बहुत अच्छी लगती है। एक अजीब सी मुश्किल में हूँ इन दिनों, मेरी भरपूर नफरत कर सकने की ताकत दिनों दिन क्षीण पड़ती जा रही है। अंग्रेज़ों से नफरत करना चाहता, जिन्होंने 2 सदी हम पर राज किया, तो शेक्सपियर आड़े आ जाते, जिनकी मुझ पर न जाने कितने एहसान हैं। मुसलमानों से नफरत करने चलता तो गालिब सामने आकर खड़े हो जाते। अब आप ही बताइए, किसी को चलती है उनके आगे? सिखों से नफरत करना चाहता तो गुरु नानक आंखों में छा जाते और सिर अपने आप झुक जाता। और ये कम्बन, त्यागराज, मुत्तुस्वामी लाख समझाता अपने आप को कि मेरे नहीं हैं, दूर कहीं दक्षिण के हैं, पर मन है कि मानता ही नहीं, बिना उन्हें अपनाए। और वह प्रेमिका जिससे मुझे पहला धोखा हुआ था, मिल जाए तो उसका खून कर दूं। मिलती भी है, मगर कभी मित्र, कभी माँ, कभी बहन की तरह, तो प्यार का घूंट पी कर रह जाता। हर समय पागलों की तरह भटकता रहता कि कहीं कोई ऐसा मिल जाए जिससे भरपूर नफरत करके अपना जी हल्का कर लूं। पर होता है इसका ठीक उल्टा। कोई ना कोई, कहीं ना कहीं, कभी ना कभी ऐसा मिल जाता जिससे प्यार किए बिना रह ही नहीं पाता। दिनों दिन मेरा ये प्रेम रोग बढ़ता ही जा रहा है और इस वहम ने पक्की जड़ पकड़ ली है कि वह किस दिन मुझे स्वर्ग दिखाकर ही रहेगा। यहाँ वो कंटेम्प्रेरी जी, टाइम्स से भी उन्होंने रिलेट कर दिया ना। कुछ अंश हैं इसके, आप पढ़ेंगे इसको। मेरा तो रिकमेंडेशन यही कि आप स्वयं पढ़ें तो आनंद अलग है उसका। हमारे श्रोता हैं, सुन रहे हैं, बहुत शानदार किताब है। तो थैंक यू सो मच सर, बहुत ही ज़बरदस्त
कविता के साथ और जो मर्म है इस किताब कुमार जीव का, कुंवर नारायण ने जिस तरह लिखा और आपने बताया, आई एम प्रिटी श्योर कि जो भी दर्शक इसको देख रहे हैं उनको काफ़ी एनलाइटनमेंट मिलेगा। गौतम बुद्धा जितना शायद ना मिल पाए, बट कुछ तो मिलेगा। और इसी में आगे जिस तरह से अपनी बात हो रही थी आज की, कल्चरल एक्सचेंज किस तरह से होता था पुराने ज़माने में, उसी को आगे बढ़ाते हुए हम बात करेंगे अगले एपिसोड में। और जो अलग अलग रास्ते थे, जिनमें एक बड़ा पॉपुलर रास्ता है जिसको सिल्क रूट कहा गया, उसके बारे में भी बात करेंगे, किस तरह से एक्सचेंजेस हुए एंशिएंट टाइम्स में और किस तरह से वो आज भी रेलेवेंट हैं, उसकी कई सारी बातें और चीज़ें। सो वंस अगेन थैंक यू सो मच सर। कारवां सराय के इस एपिसोड में आपने जो ज्ञान हमारे साथ बांटा, उसके लिए बहुत शुक्रिया। थैंक यू।